हेलो एंड फ़खर अगले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे साहब का एक स्टेटमेंट आया है। उस हवाले से भी बात करेंगे, चाइना के हवाले से उन्होंने बात की। इसके साथ-साथ एक और खबर आजकल पाकिस्तान में बहुत गर्म है और वो ये है कि जी गालिबन 2023 या 2024 में इंडिया शायद दुनिया के आधे आईफ़ोन प्रोडक्शन करेगा। यानी दुनिया के लिए आधी दुनिया के लिए जो प्रोडक्शन होगी आधे आईफ़ोन की, अगर वो मिसाल के तौर पर 2 करोड़ है तो उसमें से 1 करोड़ इंडिया प्रोड्यूस करेगा। तो लोगों ने पाकिस्तान में ये ट्विटर पे लिखा कि हम क्या करेंगे? तो ये हम का भी पूछेंगे और इसके साथ-साथ जनरल मनोज पांडे साहब का भी स्टेटमेंट है हमारे साथ मौजूद है। यकीनन आप सबके जाने-पहचाने सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया सुमित पीर साहब। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फागर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन सर। अच्छा सुमित जी, एक तो जनरल मनोज पांडे साहब का बयान आना, फौजी जनरल है, इस तरह की बातें लाजमी सी बात है, फौज के जवानों से अगर उन्होंने बात करनी है या जहां पे भी कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो क्या मकसद है इस वक्त? वैसे चीन के तो आईएमएफ भी कह रहा है कि यार 2 या 2.5% उनकी ग्रोथ रहेगी और शायद उनकी जब से चाइना बना है उसमें सबसे लोवेस्ट ग्रोथ रेट होगा। तो डू यू थिंक कि अब चाइना को इस तरह की हरकत या कोई चीज कर सकता है, या वैसे ही मनोज पांडे साहब कहते हैं कि नहीं यार पहले से ही जरा हाथ ऊपर रखो कि बस चूचा ना हो और सुकून रहे? देखिए फागर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। ये बैंगलोर में पांडे जनरल पांडे साहब ने कहा था जी जी। और ये आर्मी डे का था। तो अब की बार क्या करें ना, आर्मी डे के जितने भी फंक्शंस वगैरह हैं दिल्ली के बाहर ले जा रहे हैं, बाकी स्टेटों से भी कर रहे हैं ताकि लोग जुड़े। और कर्नाटका जो हमारा बैंगलोर है वो करियप्पा साहब का लैंड है, उनका बहुत बड़ा वक़ार है इंडियन फौज में, उसके बारे में राइट। भी जनरल पांडे साहब ने कहा। अब फील्ड मार्शल करियप्पा तो खैर एक ही टाइटल था। और उसके बाद जब यहाँ पे हम देखेंगे, 3-4 चीज़ें यहाँ पे देखने की हैं। सबसे पहले अगर भाई 2.3% चाइना का ग्रोथ है, ये मैं प्रेडिक्ट कर चुका था, उतना ही आ रहा है। मैं कहा बिल्कुल। 2.3 पे ही रुकेगा, उससे ज़्यादा नहीं जी। जाएगा। वो भी हो सकता है आने वाले टाइम में नीचे जाए। कल एक और खबर भी आई है, पता नहीं कितना सच है नहीं है, कह रहे 6.5 लाख लोग कोविड से मर गए। हाँ बिल्कुल। अब देखिए, चाइना में कुछ नहीं पता, पर एक खबर जी जी। पक्की है कि चाइना की आबादी लास्ट ईयर से 1 मिलियन कम हुई है। 1 मिलियन कम हुई है, जो मेल फीमेल रेशियो वो 60-40 हो गया ऑलमोस्ट। राइट। विलेजेस में और भी खराब है, 70-67-33 की बातें चल रही है। 67% ऑफ द वुमेन आर वर्किंग येट दे कैन नॉट बेयर अ चाइल्ड, क्योंकि जो जो बच्चे पे जो पढ़ाई का खर्चा है बहुत ज़्यादा है, एक्सपोनेंशियली ज़्यादा है। ओके। लेडीज़ कहती है अगर मैं मैनेजर की भी नौकरी करती हूँ, जितना मुझे पैसा नहीं मिलेगा उससे ज़्यादा नैनी और स्कूल का खर्चा है। तो हो क्या रहा, वहाँ बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे। पहले इनका 1 चाइल्ड ओके। पॉलिसी था, फिर उन्होंने 2 कर दिया, फिर उन्होंने 3 कर दिया। पर बच्चा हो ही नहीं रहा। अब तीसरे चाइल्ड पे आपको टैक्स हॉलिडे मिलती है, इंसेंटिव मिलती है, बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे क्योंकि अफोर्डेबल ही नहीं रहा चाइना में। ओके। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल। हमारे इंडिया की बात करें तो करीब कोई एस्टिमेट कहता है 21%, कोई कहता है 27%, 21 to 27% वुमेन वर्क ओनली। हमारा ग्रोथ रेट स्टेबल है 2.2, एट 2.1 यू रिप्लेस, एट 2.2 यू ग्रो। तो 2.2 इज अ स्टेबल ग्रोथ रेट, इतनी चाहिए आपको आबादी मेंटेन करने के लिए, और एग्जैक्टली डूइंग दैट। पर चाइना इज काइंड ऑफ गोइंग डाउन। दूसरी बात, चाइना और हमारी मीडियन एज में 12 साल का डिफरेंस है। चाइना इज 12 years older than us, so China is entering what Japan was 20-30 years back। जो एक जापान ने एंटर किया था तब, एक टुवर्ड्स एजिंग पॉपुलेशन वो है। कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है चाइना में, रियल एस्टेट महंगा हो चुका है, दवाइयों का खर्चा ज़्यादा है, एजुकेशन का खर्चा बहुत ज़्यादा है जो बहुत से लोगों को हम्म। नहीं पता। एजुकेशन का खर्चा बहुत ज़्यादा है, मैन पावर का खर्चा बहुत ज़्यादा है। इतना अब खर्चा हो गया परिवार रखने का कि लोग कह रहे हैं यार हमें फैमिली नहीं चाहिए, हम तो वैसे ही ठीक है। इट्स नॉट फैमिली हम्म। चाहिए नहीं, बट कि हम्म। हमें फैमिली को वी कैन नॉट अफोर्ड। और ओके। पीछे एक चाइना में कैंपेन भी चला था, एवरीबॉडी मस्ट हैव ऑफस्प्रिंग। तो काफी हम्म। लोगों ने उसको लाइक किया, ये किया वो किया, तो मतलब एक बहुत बड़ी, मतलब अब बच्चा होना वहाँ एक बहुत बड़ी बात हो गई है। अब हर एक का हम्म। बच्चा नहीं होता। ये ऐसा नहीं ओके। कि कुछ फिजिकल या बायोलॉजिकल कमी है, बिल्कुल ठीक, बिकॉज इट इज द बिल्कुल सही। इकोनॉमिकल रीजंस। तो राइट। ये है चाइना, ग्रेट चाइना की तरक्की, जहाँ बच्चा होना अब अफोर्डेबल नहीं रहा नॉर्मल कपल के लिए। मैं ये वो उनकी बात कर रहा हूँ जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, मैं ये लोअर तबके की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके लिए अफोर्डेबल नहीं रहा। क्योंकि राइट। राइट। कम्युनिस्ट पार्टी अंदर से चाइना को खा चुकी, खत्म कर चुकी, डेट ले लेके इट हैज रियली किल्ड चाइना फ्रॉम इनसाइड। सर क्योंकि
सुमित जी, हुँ, एक वॉल स्ट्रीट जर्नल ग़ालिबन उसका एक आर्टिकल छपा है कल या परसों, मेरी नज़र से गुज़रा था और वो ये कह रहे थे कि शी जिनपिंग के होते हुए यानी थर्ड टर्म अभी जो मौजूद है और उसका कोई इन्फिनिटी है, जब तक वो हैं तो शायद वो सदर रहेंगे या प्रेज़िडेंट रहेंगे चाइना के। तो कहते हैं कि ये अमेरिका के लिए ज़्यादा बेहतर है और उसका काम आसान हुआ है। तो इससे क्या मतलब हिंदुस्तान का भी काम आसान हुआ है या क्या मतलब हम इसको समझे? देखिए शी जिनपिंग इज़ द फ्रैंकेस्टीन ऑफ चाइना। चाइना ने फ्रैंकेस्टीन बनाई कम्युनिस्ट पार्टी ने फ्रैंकेस्टीन बनाया शी जिनपिंग। अब ये इन पे हावी है। जी। अगर ये मैंने आपको क्या बोला, मैंने कहा अगर शी वापस आता है तो इसमें सिर्फ चाइना का नुकसान है, बाकी लोग का इतना नुकसान नहीं, क्योंकि जितना नुकसान हाँ। इसने चाइना का किया उतना कहीं किसी ने नहीं किया आज तक। क्योंकि एक अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग बेस थी, एक अच्छा खासा सिस्टम बन गया था, उसको तबाह बर्बाद करने वाला शी जिनपिंग अकेला है। और अभी अब देखिए अब कोविड पे भी लोगों को लगभग अपने हाल पे छोड़ दिया, कुछ अब पता नहीं बिल्कुल। कितना असली है क्या नकली, कुछ नहीं पता। ये जो चाइना वीक हो रहा है अंदर से, ये यूएस के लिए बहुत अच्छा है। अभी पीछे पहले आपको याद होगा 10-15 साल पहले लोग कहते थे 2022 में, 23 में, 20 में चाइना विल टेक अहेड यूएस एज़ द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अब जो अभी का डाटा है 2060 तक भी ये पॉसिबल नहीं है। तो कहीं न कहीं अमेरिका का काम तो हो गया, जो चीज़ 2020 में होने के आसार दिख रहे थे, अब वो 40 साल पीछे हो गई। और हुँ। 40 साल तक भी अगर चाइना खड़ा रहा तब कब कर पाएगा? मैं तो कह रहा हूँ तो यूएस तो बहुत चाहता है कि चाइना एक लड़ाई करे। अगर चाइना लड़ता है तो फिर 50 साल तक भी आगे फिर उठ ही नहीं पाएगा कभी। हुँ, शी हुँ, हुँ। जिनपिंग क्यों नहीं लड़ रहा? शी जिनपिंग इसलिए नहीं लड़ रहा, हिज इकोनॉमी इज़ इन अ वेरी बैड शेप, इट्स इन अ मेस, और चाइनीज़ आर्सेनल इज़ नॉट रिलायबल। अमेरिकन्स चाहते हैं कि एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट हो, ताकि वो दुनिया भर के सैंक्शन, दुनिया भर के लफड़े, ये आईपीआर, ये वायलेशन, वो वायलेशन सब इस पे लगा दें। और अभी जो ये 40 साल पीछे गई, ये 80 या 100 साल पीछे जाए। देखिए आप 100 साल, 80 साल पीछे जाओगे, फिर आप कभी नहीं पकड़ पाओगे। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल ये सही। एग्जैक्टली ये जो शी है, मैं ये डिजास्टर चाइना के लिए, ये डिजास्टर वर्ल्ड पीस के लिए। डेंग भी कम्युनिस्ट था, होजिनटॉ भी कम्युनिस्ट था, पर हुँ, ये इसमें माओ के ट्रेड्स हैं। इसमें पूरे माओ के ट्रेड्स हैं। माओ ने 6 करोड़ लोग मारे थे, आपको पता होगा, ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल जी। रेवोल्यूशन में 6 करोड़ अपने लोग मारे थे। तो ये जो इस आदमी में ट्रेड्स हैं, ये ओवरऑल चाइना के लिए तो अच्छा नहीं है, पर चाइना को तो ये पीछे कर गया ना। जो हुँ, 2020-20 में बातें हुँ। होनी थी, 20-22 में, उसने 25 में होती, 30 में होती, अब तो 60 की बात हो रही है। तो ये जो 30 साल का झटका लगा है चाइना को, ये बादशाह सलामत के राज में ही लगा है, शी जिनपिंग के राज में ही लगा है। और अभी देखिए, अब फ़खर भाई, पहले मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, देयर विल बी डिकपलिंग फ्रॉम चाइनीज़ इकोनॉमी। अब वर्ल्ड ने एक नया वर्ड ढूँढ लिया। डिकपलिंग को बोलते हैं फ्रेंडली ऑफशोरिंग। आपने जी, नया वर्ड सुना होगा, फ्रेंडली ऑफशोरिंग। कहते हैं जी। डिकपलिंग ना थोड़ा अजीब-सा लगता है, ये लगता है कुछ तोड़ रहे हैं। अब कह रहे हैं फ्रेंडली ऑफशोरिंग। अब फ्रेंडली ऑफशोरिंग की बात करें, आज रशिया कहता मुझे फ्रेंडली ऑफशोरिंग करनी है इंडिया। आज ईरान कहता मुझे फ्रेंडली ऑफशोरिंग करनी है इंडिया। आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहता मुझे फ्रेंडली ऑफशोरिंग करनी है इंडिया। अगर फ्रेंडली ऑफशोरिंग कहीं करोगे तो डिकपलिंग कहीं से तो होगा ना। हुँ, अगर यहाँ फ्रेंडली ऑफशोरिंग कर रहे हो तो कहीं से डिकपलिंग तो हो रहा है। अगर बिल्कुल। आप देखिए कितने सारे कारखाने चाइना छोड़-छोड़ के जा रहे हैं। जो मैं आपके शो पे 1 साल, 1.5 साल से कह रहा हूँ कि जो हुँ, डेमोक्रेसीज़ हैं, जो लोग हैं, वो चाइना से फ़खर भाई इतने नाराज़ हैं। चाहे आप पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन को किसी हद तक मैनेज भी कर लो, कंपल्शन से, ऑप्शन से, जी। एल्यूरमेंट से, एंट्रैप्समेंट से, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। बट जो कॉमन आदमी में गुस्सा है चाइना को लेके, जो वायरस को लेके गुस्सा है, जिनके लोग मरे हैं, उनके दिल में ना वो दर्द जाता नहीं है, और उस दर्द को लेके कोई हुकूमत उनसे पंगा ले नहीं सकती। क्योंकि देखिए मोस्टली दुनिया में डेमोक्रेसीज़ है, डेमोक्रेसी में वोट देना पड़ता है। ये चाइना तो है नहीं कि कुछ पॉलिट ब्यूरो बन जाता है, कुछ कुछ एक ग्रेट हुँ, वॉर, एक हफ्ते भर में कुछ लोग आते हैं। अब मज़े की बात है, हफ्ते भर में वो लोग आए, वहाँ बैठे रहे। उनके सामने किसी के माइक भी नहीं था। अब वो वहाँ क्यों बैठे रहे? क्या फिर बना जी, एक पॉलिट ब्यूरो बना, पॉलिट ब्यूरो ने 7 लोगों की कमिटी चुनी, उनका उनका बादशाह सलामत सरगना। ये वैसे ही था कि जैसे वज़ीर मिलके बादशाह को चुनते थे। बादशाह के पोते को युवराज बना देते। होता कुछ चाइना में वैसा ही है। अब जी। जिसको इलेक्शन फेस करना है, जिसको लड़ना है, जिसको लोग को शक्ल दिखानी है, वो कैसे करे? उसकी तो दुकान वैसे नहीं हुँ, चलेगी ना, उसको तो जाके हुँ, कुछ करना पड़ेगा। अब उसको दिख रहा लोगों का गुस्सा है। चाइना देखिए, अगर चाइना फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड था, या वर्ल्ड्स बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस था, व्हिच इज़ द सेकंड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ ऑलरेडी इंडिया। अब हुँ, डाटा इज़ आवर, India is already the second biggest manufacturing हुँ, base of the world. And 42% of our energy is green and renewable now, which is again a world record now.
बिल्कुल ये वाली बात बल्कि अभी थोड़ी देर पहले यकीन करें मेरे एक बड़े अच्छे क्लास फेलो हैं, मेरे साथ मीडिया साइंसेज़ में पढ़ते रहे लेकिन अब वो लॉ के प्रोफ़ेशन से वो एज़ अ लॉयर काम करते हैं, लॉ भी किया हुआ उसने। तो हम यही बात कर रहे थे कि यार दुनिया जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आ रही है जिसमें इंडिया है, इवन सऊदी अरेबिया और यूएई इसमें शामिल है। बल्कि उस करेक्ट, दिन मैं यूएई की दुबई के एयरपोर्ट के ऊपर मैं देख रहा था कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि इस वक़्त 14% से ऊपर हमारी एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी हम इस्तेमाल कर रहे हैं यूएई के अंदर। ये करेक्ट। एक बहुत बड़ा चेंज है। लेकिन सर एक चीज़ और है और वो ये है कि इस वक़्त मतलब आईफ़ोन पूरी दुनिया में लोग यूज़ करते हैं। हमारे पाकिस्तान में भी लोग यूज़ करते हैं, हिंदुस्तान में भी करते हैं और हर जगह आपको कहीं न कहीं लोग इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। तो कल परसों मैं देख रहा था हमारा ट्विटर के ऊपर यही लिखा हुआ आ रहा था कि जी हिंदुस्तान ये हो जाएगा, इतना प्रोड्यूस कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। कहते हम क्या करेंगे? तो ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान क्या करे? हालाँकि आपसे देखिए बनता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए फ़खर भाई, मैं आपके चैनल पे, कई चैनलों पे, अपने टीवी पे, आपके टीवी पे एक चीज़ बोल चुका हूँ। मैंने कहा जी, यार जी। पाकिस्तान में किसी ने मुझे इकोनॉमिक रिवाइवल पॉलिसी नहीं बताई। कोई 10 स्टेप ज़बरदस्त। की स्ट्रैटेजी नहीं बताई कि पाकिस्तान को करना क्या है। चलो अब काज़ी आए, नियाज़ी जाए, बाजवा आए, ख्वाजा जाए, वो अलग बात जी, है। जी। पर ये स्ट्रैटेजी तो कोई बताए ना कि भाई ये बिल्कुल। 10 स्टेप हमें करने हैं जी, और ये 30 साल में हम करेंगे। अभी हम यहाँ पहुँचेंगे। जैसे हुँ, हमारा विज़न है कि भाई 3-4 साल में हमें 5 ट्रिलियन और आने वाले 8 साल में हमें 10 ट्रिलियन के पास पहुँचना है, 8 से 10 हुँ, साल में। ये हमारा एक फिक्स विज़न है और मैं आपको बताऊँ हम उससे जल्दी ही पहुँच जाएँगे। फिर हमारा 2030 तक का 40 का विज़न है, फिर हमारा 2050 का विज़न है कि हमें 2050 में क्या करना है, ईज़ ऑफ लिविंग में हमें क्या करना है, जी। 2030 तक क्या करना है, हमारा हर एक का विज़न है। और अगर आप मोदी जी के पास जाएँ तो वो तो कहते हैं 50 साल का विज़न लेके आओ। तो ये हमारा एक विज़न तय है, उसमें आईफ़ोन एक कड़ी है फ़खर भाई, इट्स अ स्मॉल पेग, बिल्कुल एक ठीक, कड़ी है। बिल्कुल सही कह रहे हाँ, हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आईफ़ोन ही नहीं, अब आने वाले टाइम में यहाँ जो सेमीकंडक्टर वाला बिज़नेस सेटल होगा, तो जो फिर ये मैक है, ये मैक प्रो वगैरह, ये भी इंडिया में ही बनेगा। इसकी भी बात हुँ, हो रही है। आईफ़ोन से भी बड़ा काम है और बहुत प्रॉफ़िटेबल काम है बाकी सर्विस लाइन, ये बनेगी। और सेमीकंडक्टर की हमारी इंडस्ट्री जो है करीब 2026 से 2026 तक $300 बिलियन का हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट हो जाएगा। केवल इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट विल बी $300 बिलियन। इसका मतलब है जो हमारी 2 टॉप मोस्ट चीज़ें हैं, जो चाइना के इम्पोर्ट पे, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स है और इलेक्ट्रिकल्स हैं। वो करीब 60-70 बिलियन, 61 बिलियन का तो ये लगभग-लगभग हम इससे फारिग हो जाएँगे। फ़खर भाई इस साल वी विल बी एक्सपोर्टिंग $10 बिलियन वर्थ ऑफ स्मार्टफ़ोन्स फ्रॉम इंडिया। $10 बिलियन इस साल एक्सपोर्ट करेंगे। ज़बरदस्त। ये माइनस आईफ़ोन कह रहा हूँ मैं आपको, आईफ़ोन इसमें नहीं जोड़ रहा। ओवरऑल तो जो मोबाइल्स हैं, हाँ, कोई भी कंपनी अब हो नंबर सकती है। वी आर द नंबर 2, वी आर ऑलरेडी हुँ, द नंबर 2 एक्सपोर्टर्स ऑफ स्मार्टफ़ोन्स इन द वर्ल्ड। तो अब ये जो एप्पल के कारखाने आ रहा है, ये आपको याद होगा, पहले भी मैंने कहा एप्पल 13 अगर यहाँ बनेगा, 14 तो वहाँ बन ही नहीं सकता। राइट? आपको मैंने यही बोला हुँ, होगा फ़खर भाई, अगर हुँ, 13 बनेगा, 14 वहाँ बन ही नहीं सकता, वही बात हो हुँ, गई। अब देखिए 14 यहाँ बनेगा और धीरे-धीरे 50% से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है हम यहाँ बनाएँगे। पाकिस्तान नीड्स अ वेरी स्ट्रांग पॉलिसी हुँ, कि हमें आने वाले हमारे 5 साल का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, 10 साल का क्या है, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, और इसका एक एग्ज़ैक्टली। इकोनॉमिक रिकवरी प्लान क्या है और उसकी फॉरेन पॉलिसी क्या है। अगर ये 3 चीज़ें निकाली जाएँ, ऑब्जेक्टिव, प्लान और फॉरेन पॉलिसी, और ये जो आपका एस्टेब्लिशमेंट हर चीज़ में घुसता है और हर चीज़ हुँ, में पंगे काटता है, इन्हें तो बोले भाई आप अपना काम करें। जैसे इनकी 4-4 वो फ़ौजी तंज़ीम चल रही है, शाहीन चल रही है, बहरिया चल रहा है, अस्करी भी चल रही है। अब फ़ौजी के हुँ, बारे में तो सब जानते हैं, बाकी हुँ, 3 के बारे में नहीं जानते, वो भी इतनी बड़ी है और वो तो लिस्टेड भी नहीं है, उसका प्रॉफ़िट भी आ रहा है। तो ये जो है ना, ये चीज़ें को कहीं न कहीं अगर ये 3-4 चीज़ों को रोका जाए और फॉरेन पॉलिसी को ठीक किया जाए और आने वाले 30 से 50 साल काम किया जाए, तो पाकिस्तान कैन रिबाउंड, ऐसा नहीं है। बट पाकिस्तान इज़ स्टिंग ऑन वन टाइम बॉम्ब, आई मस्ट टेल यू नाउ, जो हुँ। काफ़ी लोगों का ध्यान इसमें नहीं है। आपका फर्टिलिटी रेट करीब 3.2 टू 3.5 है अभी। हाँ, हाँ। सो दैट मीन्स इन 20 इयर्स यू विल डबल द पॉपुलेशन। इन 20 इयर्स द पॉपुलेशन विल डबल। नाउ द क्वेश्चन इज़, जो मैं बहुत लोगों से पूछ चुका हूँ, at this economy and in this condition, if the population doubles in 20 years, do you have the resources to meet that? ये भी एक वॉर फुटिंग का क्वेश्चन है जिसको नहीं है। आंसर देना पड़ेगा, जिसको इमीडिएटली काम करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि 20 साल बाद एक ऐसी समस्या खड़ी हो जाए जिसका सोल्यूशन ही नहीं है।
यू कैन नॉट लेकिन सर किल सॉल्यूशन पीपल। तो अभी भी मुझे कोई ख़ास नज़र नहीं आता। आप बिलीव मी, मैं ये नहीं कहता कि हम कोई होपलेसनेस की बातें करें या ये करें, लेकिन कम से कम एक प्रैक्टिकली भी कोई चीज़ होती है। यहाँ पे बैठते हैं, इस्लामाबाद में होता हूँ मैं, हर जगह आना-जाना होता है। जब देखता हूँ सर किसी में सीरियसनेस है नहीं, जिसके हाथ में इख्तियार है, पावर है, वो तो एक और दुनिया में रह रहे हैं। उनको तो मतलब उनको फ़र्क ही कोई नहीं पड़ रहा जैसे। वो कहते हैं यार कुछ नहीं होता जी, कुछ नहीं होता, बस जी हौसला रखो जी। और तो सर क्योंकि उनके बच्चे यहाँ पे नहीं रहते, उनकी फैमिलीज़ यहाँ पे नहीं रहती, उनके बिज़नेसेस यहाँ पे नहीं होते, तो वो सही कहते हैं कि यार हौसला रखो, कोई टेंशन नहीं है। तो हौसला रखने के अलावा पाकिस्तानियों के पास इस वक़्त, वैसे मैं आपको सच्ची बात बता दूँ, कोई और ऑप्शन है भी नहीं। सर मैं मेरा ये मानना है, जहाँ आपका मैं देख रहा था $15 बिलियन का तो बड़ी गाड़ी और जीपों में तेल फूकते हैं साल का, पंद्रह जी, बिलियन बिल्कुल। डॉलर का जी, प्रोटोकॉल का मैं पढ़ रहा था, 24 या 34 बिलियन डॉलर का जी, खर्चा है। जी। तो अगर एक बार बताएं, मतलब क्या ये, अगर मैं दोनों जोड़ूं अलग अलग भी देखूं, 30-40 बिलियन डॉलर, क्या कैन पाकिस्तान अफोर्ड टू बर्न ऑन प्रोटोकॉल्स इन कार्स? नो। अगर इस 30-40 बिलियन डॉलर को यूज किया जाए, बहुत चीजें हो सकती हैं। एक बार बताएं मुझे आप, बांग्लादेश में कॉटन एक्सपोर्ट होता है, या 35 बिलियन डॉलर आते हैं बांग्लादेश में, ये छोटी बिल्कुल। चादरें, कमीजें में छोटी छोटी चीजें बना के, बिल्कुल कॉटन ठीक कह रहे इंडस्ट्री। हैं, बिल्कुल सही कह रहे अगर बांग्लादेश 35 बिलियन डॉलर ला सकता है, मतलब चाल शायद 35 बिलियन डॉलर उनका प्रॉफिट है, उससे ज्यादा की इंडस्ट्री है। हैं। बिल्कुल। अगर 35 बिलियन डॉलर निकाल सकता, आप, मैं आपको दो चीजें बताऊं, ये 35 बिलियन आप निकाल लो, और ये 35 बिलियन डॉलर जो फूकते हो इसको रोक दो, दोनों का इम्पैक्ट 70 बिलियन डॉलर। 70 बिलियन डॉलर बहुत होता है, 20% ऑफ जीडीपी सर होता है। पाकिस्तान के लिए तो इस वक़्त मैं कहता हूँ $1 अरब इतनी बड़ी अमाउंट बनी हुई है कि आपकी सोच है। अब आप शायद बता मतलब समझ रहे होंगे कि पता नहीं क्या कह रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि इस वक़्त अ, यूएई ने कहा कि भई हम ठीक है रोल ओवर कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होंगी। सऊदी अरेबिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद अदनान, उन्होंने ये बोला है कि भाई हम अगर ग्रांट देंगे भी तो उस तरह नहीं देंगे जिस तरह मतलब ब्लैंक चेक देते थे आपको और आप जो मर्जी उसके साथ करते थे। कहते हम अब उस तरह के पैसे नहीं देंगे। उसने डेवस में ये बात की है, जो इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस है उसके हाँ, अंदर वर्ल्ड उसने ये इकोनॉमिक क्लियर फोरम। कट कहा, बिल्कुल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर उसने ये बात की है। तो सर अब तो वो वाली कहानियां मेरे ख्याल खत्म हो गई ना। अब तो किसी को सर क्या फिक्र लगी हुई है, हिंदुस्तान क्यों फिक्र करे हमारी, अफगानिस्तान क्यों फिक्र करे हमारी, सऊदी अरब और यूएई और अमेरिका क्यों फिक्र करे हमारी, हम खुद क्यों सर नहीं फिक्र करते। सर जब तक मैं आपको बताऊं, जब तक एस्टेब्लिशमेंट की दखल अंदाजी है पॉलिटिक्स में, जी, तब तक फखर भाई कुछ ज्यादा होने की उम्मीद नहीं है। अगर पॉलिटिशियन भी हो, अब टाइम आ गया, पाकिस्तान नीड्स टेक्नोक्रेट्स एज पॉलिटिशियंस। जो ये खानदानी पॉलिटिशियन है, जो ये अपने जूनागढ़ के जमींदार पॉलिटिशियन बने पड़े हैं, राइट, आपको पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ। 2.5 लाख एकड़ जमीन वाले जमींदार, जो जूनागढ़ के दीवान तो ये जो जमींदार बने पड़े हैं, जी, जी। ये जो पुराने रईस बने पड़े, ये जो इन्होंने, देखिए, मोदी जी कहते हैं कि वंशवाद, यानी कि दिस व्हाट यू कॉल दिस, वंशवाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायनास्टिक पॉलिटिक्स, ओके, इज ओके। डेथ इज डेथ नेल ऑफ डेमोक्रेसी। और डायनास्टिक पॉलिटिक्स को खत्म करके टेक्नोक्रेट्स को लाना पड़ेगा, जिन्हें देश चलाना है, जिन्हें जिन्हें बर्मिंघम में किले नहीं बनाने, जो दाल रोटी खाते हैं और देश को चलाते हैं, वैसे लोगों की जरूरत है। पाकिस्तान नीड्स अ डिफरेंट पॉलिटिकल क्लास एंड नो इंटरफेरेंस फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट। ये और एक प्लान बने, चीजें हो, क्योंकि आपकी एडवांटेज है कि आपकी आबादी बहुत बड़ी नहीं है अभी, अभी बड़ी नहीं है आबादी, और बिल्कुल, आपके पास रिसोर्सेज भी काफी है, आपके पास फर्टाइल लैंड भी है, आप काफी कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ हो नहीं सकता। बट करने वाले चाहिए, जो प्रेजेंट लोग बैठे उनसे नहीं होगा, वो करेंगे बिल्कुल। नहीं, उनसे नहीं होगा, वो नहीं करेंगे। अब भी हो सकता फकर भाई, आई हैव डन माय एनालिसिस, स्टिल पाकिस्तान कैन बी टर्न्ड अराउंड, बट यू अच्छा, नीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल विद नो इंटरफेरेंस फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, सुमित जी एक सवाल ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी अभी 1-2 दिन पहले अरब टीवी को इंटरव्यू में उसने कहा जी हम बात करना चाहते हैं, जंगें लड़ ली, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। डू यू एग्री कि मतलब वाक़ई लगता है आपको कि हाँ, ठीक है जी, अब बैठना चाहिए या बैठा जा सकता है, या बस ठीक है, वो बयानात दे दिए, इंटरव्यू होता, उसने सवाल किया एंकर ने, उसने जवाब बस दे दिया। क्या ख़्याल आपको, न्यू दिल्ली में आप होते हैं, तो क्या ज़हन में आता है, आप खुद क्योंकि मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे जाते रहते हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, यकीनन हुकूमत के कुछ लोगों से भी बात होती होगी, जर्नलिस्टिक कम्युनिटी से भी होती होगी, तो क्या कह रहे हैं कि हाँ यार, ये वाक़ई है या बस ठीक है यार, बोल लें दो जो बोलते हैं?
फ़ाखिर भाई ये ख़ैर 2 दिन पहले बात हुई थी, मैंने आपके एक चैनल पे इंटरव्यू भी दिया था, तब मैंने बोला था, मैंने कहा था यहाँ से तो कोई इस पे कुछ आपको हुँ। पॉज़िटिव फ़ीडबैक आएगा नहीं, और वो जी, जी। हुआ वही, पॉज़िटिव फ़ीडबैक नहीं आया। देखिए, अब शरीफ साहब ने बोला और 2 घंटे बाद ही वो पीछे से किसी ने कुर्सी खींच ली। तो मैंने वही कहा था, मैंने कहा था, ये शरीफ साहब इस पे 1 हफ्ता कायम रहेंगे, इसकी गारंटी दें आप पहले। कह रहे नहीं, शरीफ साहब ने बोला। मैं कहा, हफ्ता भर कायम रहेंगे शरीफ साहब? आप गारंटी दें पहले इसकी, मुझे पता नहीं रहेंगे। तो अब यहाँ आपका सिस्टम इतना प्रेडिक्टेबल हो गया है, इतना प्रेडिक्टेबल हुँ। हो गया है, कुछ ये पता कि आप शरीफ साहब से पूछा गया, उन्होंने बयान दे दिया। क्योंकि भाई, या तो बयान वो तब देना जब यू हैव टू स्टैंड बाय इट। आपको बयान देने हुँ। के लिए देना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, दे दें, कुछ भी दे सकते हैं। बयान देना तब मुश्किल है फ़खर भाई, जब यू हैव टू स्टैंड बाय इट। उन्हें पता है कि उन्हें स्टैंड ही नहीं करना। अब एक बात बताऊँ मैं आपको, 6 महीने पहले मैं आपके एक चैनल पे था, तो उन्होंने बोला जी हमारा एक डॉक्ट्रिन बना है, 100 साल इंडिया के साथ पीस चाहिए। मैं कहा अच्छी बात है। मैंने कहा आई एम फॉर पीस बाय द वे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा भाई, ये 2 क्वार्टर बाद ये डॉक्यूमेंट रिलेवेंट होगा? अब सवाल ये है, आज हम 2 क्वार्टर बाद ही बैठे। देखिए 3 महीने का क्वार्टर होता है हमारी सेल्स की दुनिया में। 2 क्वार्टर बाद अब बैठे, ना वो सरकार है, ना वो डॉक्यूमेंट है, ना वो जनरल है। अब बताएँ किससे बात करें? ये सच है क्या? मैंने यही बोला था तब, मैंने कहा 3 कंपोनेंटों की आप बात करते हो, 2 क्वार्टर बाद इनमें से कितने कंपोनेंट होंगे? तीनों ही नहीं है फ़खर भाई, तीनों ही कंपोनेंट नहीं हुँ। है। अच्छा पर जी, जी, प्लीज़। मैं सच बताऊँ, इफ यू गेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिशियन, स्टिल देयर इज़ अ चांस। राइट, राइट और वो वाले पॉलिटिशियन चाहिए जिनके अंदर विल हो। आज मेरी टेक्नोक्रेट किस चाहिए। बिल्कुल, आज मेरी किसी से बात हो रही थी तो ये कह रहे थे कि जी अ, मोदी साहब और उससे पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर कहते पाकिस्तान आ गए, कहते पाकिस्तान की बारी है कि पाकिस्तान वाले वहाँ जाएँ। ठीक है? तो इस तरह की कोई चीज़ भी हो सकती है। बिलीव मी मेरे तो एक बड़ा एक हैरान-कुन किस्म का उस बंदे ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि नहीं अब इनकी बारी है, इनको जाना चाहिए वहाँ पर। न्यू दिल्ली ये जाए वहाँ पर। जिस तरीके से वो आए थे मोदी साहब आए थे पाकिस्तान और उससे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब जो लाहौर आए थे, मियाँ साहब की हुकूमत में। हाँ, हाँ। आप लोगों के हिंदुस्तान के तो कहते हैं 2 उनके प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी हमारे यहाँ आ चुके हैं, तो अब हमारे प्राइम मिनिस्टर की बारी है कि वो न्यू दिल्ली जाए, उनसे बात करे और ठीक है यार, उनकी कुछ टर्म्स मान भी रहे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, क्या कमी आ जाएगी? देखिए, ये जो कुछ आतंकवादी हमारे आपके यहाँ बैठे हैं, हुँ, ये सलाउद्दीन हो गया, लखवी हो गया, हाफ़िज़ सईद होगा, मसूद अज़हर हो गया, दाऊद इब्राहिम हो गया। अगर आप 5 को ही हवाले कर दें भारत के, केवल 5 को, तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। पर आज भी फ़खर भाई, इनको दिल से लगा के क्यों रखा मुझे समझ नहीं आता। कंट्री जी। की हालत ये हो गई, लिटरली भीख माँगने पे आ गई कंट्री। आप फंड-रेज़र कर रहे हो, पर इनसे अब भी ऐसी क्या मोहब्बत, ऐसा क्या इश्क इनसे? ये समझ नहीं आ रहा। ये अब आपके किस काम के रहे हैं? अगर आप इनका एनालिसिस करो, पिछले 35 साल में, 70 साल की का कंट्री है, 35 साल में हुँ, आपने इनको यूज़ किया, आप रखा। 35 साल में पाकिस्तान, 35 साल पहले नंबर देखो पाकिस्तान के, आज की डेट में पाकिस्तान के नंबर देखो। कहते हैं ना, जब से ये कुंडली में आए हैं, तब से तो कुंडली ही हिल गई है पाकिस्तान की। तो इनको क्यों रखा है? आप इनको क्यों पाल रहे हैं? इनको गवर्नमेंट ने क्यों पाल रखा? मुझे समझिए आपके किस काम के हैं? अगर इनके बस का कुछ होता तो अब तक कर चुके होते। जब ये 35 साल से फेल हो रहे, तो आगे 350 साल भी फेल होंगे। लेकिन अब क्योंकि तो अभी नहीं सुमित जी एक खैर हवाले करने की बात मैं आपको एक चीज़ बता दूँ शायद ना हिंदुस्तान का कोई बंदा पाकिस्तान के हवाले होता है और ना पाकिस्तान का कोई बंदा हिंदुस्तान के हवाले होता है। सिर्फ़ वो बंदे हवाले होते हैं जिस तरह कुलभूषण यादव है यहाँ पर तो वो हो सकता है वो हवाले हो जाए या फिर हमारे बाज़ औक़ात होते हैं तो वो हिंदुस्तान कह देता है यार चलो बस ठीक है ख़त्म करो इस कहानी को। सिर्फ़ वो चीज़ तो सही है लेकिन जो यहाँ के सिटिज़न्स हैं मेरा नहीं ख़्याल कि उसको कोई इस तरह की चीज़ हो सकती है। मैं बताऊँ बट सर, मैं जी, बताऊँ जी। सर। जी, जी। ये बताइए, दाऊद इब्राहिम तो आपका सिटीज़न नहीं है। हुँ, सलाउद्दीन जो है वो तो कश्मीरी है, वो तो आपका हुँ, सिटीज़न नहीं है। हुँ, तो ये 2 तो हो ही सकते हैं ना, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हुँ। लेकिन क्योंकि पासपोर्ट तो सलाउद्दीन के पास मेरा ख़्याल पाकिस्तान का आईडी कार्ड और पासपोर्ट वो लोग यूज़ करते हैं। बट और एक चीज़ और भी है। मैं ये एक बात आपको बता दूँ शायद पहले भी आपसे बात हुई थी कि अब इन लोगों को मेरा ख़्याल है ये पता नहीं मैं अपनी मेरी एनालिसिस है, मेबी आप मुझसे एग्री ना करें या कुछ लोग और भी मुझसे एग्री ना करें। लेकिन इनका जो एक पावा था, एक एक बड़ा जिसे कहते हैं ना एक हाइप होती थी, सर अब वो नहीं है। इवन पाकिस्तानी सोसाइटी में ये चीज़ अब मैं नहीं देखता कि लोग कहते हो हाँ यार ये तो इसको यानी 2 दिन पहले वो जो क्या नाम है उनका लकवी वो क्या नाम है मक्की, अब्दुर्रहमान मक्की, उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया यूनाइटेड नेशन ने बिलीव मी
कम से कम मेरी नज़र से कोई खबर उसके हवाले से मेरे नहीं गुज़री। बीबीसी के अलावा कहीं पे उसकी स्टोरी तक नहीं आई कि इसको ये हालाँकि इससे पहले होता था। और आपको लगता नहीं है कि अब जिस तरीके से क्या अब चीन को अगर पाकिस्तान कहता तो चीन उसको डिफेंड ना करता, लेकिन इस दफ़ा नहीं किया। नहीं, देखिए चाइना की जहाँ तक बात है, जो 14 मेंबर थे सिक्योरिटी काउंसिल में, परमानेंट, नॉन परमानेंट मिला के 13 एक जी, साइड हो गए थे। जी, तो जी। चाइना के लिए बहुत मुश्किल हो गया था परिस्थिति को सँभालना, जी, पहली जी। बात। दूसरी बात, ये जो पीछे बात हुई फ़खर भाई, इसमें जब तक टेरर की बात नहीं होगी तब तक बात अधूरी है, मैं ऐसे मानता हूँ। हुँ, देखिए, घोड़ा चलता है शतरंज में ढाई कदम, 2 सीधे, 1 यहाँ और 1 यहाँ। आपने यहाँ वाला चला, यहाँ वाला छोड़ दिया। अगर आप बोलते हैं, आपने शहबाज शरीफ साहब ने डाला कश्मीर, अगर आप बोलते हैं टेररिज्म, तो बात का रिस्पॉन्स कुछ और आता। हुँ, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रेटजी क्या है, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। हुँ। जब तक टेररिज्म पे 5-10 कुछ टेंजिबल कदम पाकिस्तान नहीं उठाता, तब आगे बात चलेगी। आज आपका ट्रेड विद भारत आपका कंपल्शन है, हमारे लिए तो ऑप्शन है। हुँ। आपको आज भारत की इकोनॉमी की ज़रूरत है आगे निकलने के लिए, मुश्किल चीज़ों से निकलने के लिए। बट हमारे लिए तो ऑप्शन है, हमारा काम तो चल रहा है। पर आप ये देखिए ना फ़खर भाई, मैं बड़ी चीज़ अब बोलने वाला हूँ। जी, जी। आप ये देखिए, ये आप अदावत 2-5 साल और चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इधर पाकिस्तान चलता रहेगा। 4-5 साल बाद क्या होगा किसी ने नहीं देखा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल होगा, 2 साल, 4 साल, 5 साल। पर 5 साल बाद भारत इतना आगे निकल जाएगा, जिस दिन भारत 10 ट्रिलियन के पास पहुँच गया, फिर तो आप उसको कभी ज़िंदगी आस-पास भी नहीं आ पाएँगे। तो तब आप जवाब क्या देंगे अपने लोगों को कि हम आज़ाद तो एक साथ हुए थे, मतलब पाकिस्तान वाज़ बॉट हाँ, आउट ऑफ बिल्कुल भारत, एक ही हाँ, दिन बिल्कुल एक ही दिन हाँ, की बात है। हाँ, एक ही बिल्कुल हुए एक ही दिन। थे। तो यार ये इतने आगे और हम इतने पीछे, इतने आगे निकल के हम पकड़ने के मतलब रेस कहीं तक दूर-दूर तक सपनों में भी नहीं है। हुँ, व्हाई डिड वी मेस इट अप ऑल? दैट इज़ द आंसर यू हैव टू गिव। हुँ। और आपकी आने वाली जनरेशंस आपसे ये सवाल पूछेंगी। आज कोई नहीं पूछ रहा, बच्चे कभी तो बड़े होते हैं ना, वो बच्चे बड़े होंगे बिल्कुल, तो सवाल पूछेंगे। आज आप 30 साल पहले आप भी बहुत छोटे होंगे, स्कूल जाते हैं, मैं भी स्कूल जाता बिल्कुल। था। अब यस, 30 साल बाद आज हम यहाँ खड़े होके हिंदुस्तान पाकिस्तान पे सवाल पूछ रहे हैं ना, बिल्कुल सवालों का सही। जवाब दे रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, मैं एग्ज़ैक्टली। जवाब दे रहा हूँ। तो फ़खर भाई अभी भी बच्चे छोटे हैं, अभी वो स्कूल जा रहे हैं, पर हुँ। 20-30 साल बाद वो खड़े होके, 10 साल बाद खड़े होंगे, जवान होंगे, तो जब सवाल पूछेंगे तो उनका जवाब क्या देंगे? ये आज का हुक्मरान बताता है, ये एस्टेब्लिशमेंट बताएगा जवाब क्या देना है उसको? बिल्कुल सुमित जी, देखा जाएगा कि इसके बाद क्या होता है। और दूसरी बात जो एंड मैं जिस चीज़ पे करूँगा, अगर बात कहीं पे भी होती है तो बेशक वो तालिबान के साथ बातचीत हो, अमेरिका की, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बातचीत हो, या किसी और कंट्री की आपस में बातचीत हो। सर अगर कंडीशंस यही रखी जाती है कि जी आप ये रोकें, आप ये रोकें, तो ये कहीं पे भी पॉसिबल नहीं होता। ना कभी ये होता है, ना कभी ये हो सकता है। बेशक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में 75 साल गुज़रे, 175 और भी गुज़र जाएँगे, और ये दीवार जो बनी है, ये इससे भी बड़ी हो जाएगी। लेकिन ये कुछ तरीक़ाकार होता है। बिल्कुल आपने एक बात की कि जी हमारी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये बात मैं मानता हूँ कि आपकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात ये होती है कि जो मुश्किल वक़्त आता है वो गुज़र भी जाता है। हाँ, उसके लिए लीडरशिप की ज़रूरत होती है और वो गुज़रता है। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों पे आया और वो गुज़रा और वो वहाँ से निकले और वो आगे भी गए। तो होपफुली पाकिस्तान का भी ये हो सकता है, ये चांस है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान कमबैक करे। और हाँ, हम अपनी ज़िद, अपनी अना, अपनी ईगोज़ को, हम ये अगर कहते हैं कि जी मेरे पास, मैं कहता हूँ कि मेरे रिश्तेदार है, वो गरीब है और मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो मैं तो उसको भई वो अपनी कंडीशंस पे उससे बात करूँगा। तो मेरे ख़्याल में ये कहीं पे कोई नहीं करता, मैं खुद नहीं कभी करता। बिलीव मी एज़ अ पश्तून मैं कहता हूँ, कुछ भी हो जाए, मैं कहता हूँ यार मेरा सर जाता है तो चला जाए, लेकिन नहीं करूँगा और नहीं करता। मैंने प्रूव किया है अपनी फैमिली के कुछ लोगों के साथ। मैं 11 साल तक लड़ा हूँ, 11 साल तक, मज़ाक नहीं होता। तो इस तरह के और बहुत सारे लोग मौजूद हैं। गालिबन ये रविश हमें बदलनी पड़ेगी, पाकिस्तान नहीं, को भी फ़खर और साथ में हिंदुस्तान को भी। जहाँ पे सर सुमित जी, जहाँ पे ईगो की बात आती है ना, तो ईगोइस्ट दोनों तरफ रहते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी साहब बहुत बड़े ईगोइस्ट है क्योंकि उनके पास 595 अरब डॉलर पड़े हुए हैं, तो जिसके पास ये 4 अरब डॉलर पड़े हुए हैं, यहाँ पे उनसे बड़े ईगोइस्ट रहते हैं। जी प्लीज़। नहीं, फ़खर भाई आप समझे नहीं। मैं भारत का जो पर्सपेक्टिव है वो धन दौलत पैसे को लेके नहीं है। हमारा जी, जी। एक पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंट। आप गारंटी दें और कुछ स्टेप्स दिखाए टेररिज्म को लेके, बस एक पॉइंट, जी, बिल्कुल। एक पॉइंट, और कुछ नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि
आप देखिए जब लास्ट टाइम कश्मीर में अर्थक्वेक वगैरह आया था तो भारत ने हेल्प की थी। अब भी आप एड मांगते तो भारत हेल्प करता, बट ये जो टेररिज्म को लेके आपके यहाँ से कुछ सुनने को नहीं मिलता। एक ही तो पॉइंट है, जी पैसे की बिल्कुल। बात यहाँ नहीं हो रही, जरूरत की भी बात यहाँ नहीं हो रही, वक़्त, हैसियत, औकात किसी की बात नहीं हो रही। बट हमारे ऊपर मैं आपको बताऊं, हमारे ऊपर 42,000 लाशों का बोझ है। दिमाग फटता है, दिल डूबता है 42,000 का नाम सुन के। 42,000 पीपल आर डेड सर। उन लाशों के बोझ के साथ कोई भी हुकूमत, कोई भी डेमोक्रेटिक हुकूमत बात नहीं फिर कर तो रही। इसका मतलब है कि 1,40,000 हमारे हैं, फिर भी हम मतलब दुनिया के ऊपर, अफ़गानिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़े और कहें कि भई हम तुम्हारे, जिसे कहते हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे। कहीं पे भी टेररिज्म जो है, अगर हम टेररिज्म की बात करते हैं, जो टेररिज्म की डेफिनेशन है, वो आपने भी पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी हुई है, वो क्या है? हम असल बात ये है कि हम उसको नहीं कहते। मैं ये कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान ने कहीं गलती की, उस गलती के ऊपर पाकिस्तान को वो करना चाहिए, लेकिन जहाँ पे हिंदुस्तान ने की, वो हिंदुस्तान कहे कि हाँ यार, हाँ, मैं बड़ा हूँ। मैं ये चीज करता हूं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने एक चीज खत्म करनी है। अगर नहीं खत्म करेंगे तो देखें, वो हमारे फारसी के अंदर कहा जाता है कि बहाने बेसियार है। मैं कहूंगा अच्छा जी सुमित जी, नहीं नहीं, आपका जो ये वेस्ट कोट है ना यार, इसके कलर मुझे नहीं पसंद। अबे यार, मतलब व्हाट द हेल इज दिस भाई? वेस्ट कोट सुमित जी ने पहना हुआ है कि फखर यूसुफजई ने पहना हुआ है भाई, क्यों? वो सुमित साहब कहे कि नहीं यार, आपने जो पॉकेट स्क्वायर लगाया हुआ ना यार, ये मजा मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता, बस मैं नहीं करूंगा। तो ये वाली चीजें, इन चीजों से अगर हम निकलेंगे तो शायद आगे बढ़ सकते हैं। और वरना हो सकता है कि आज हम बातें कर रहे हैं, फिर हमारे बाद की नेक्स्ट जनरेशन ये वाले बातें कर रही हुई है। सुमित साहब की फैमिली का कोई बंदा बैठा हो, फखर यूसुफजई की फैमिली का कोई बंदा बैठा हो, यही बातें हो। होप्स हो कि ये ना हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि ये चलेंगी और ये लंबे हद तक चलेंगी। सुमित जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू फायर भाई। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर, ओके।